हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीरो फियर एकेडमी में। इकलौता ऐसा चैनल जो एनसीईआरटी के बुक को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएगा। पिछला वीडियो वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस आपने बहुत पसंद किया। उसके बाद अब हम लेके आए हैं आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। बहुत अच्छा लगा, आपने फर्स्ट चैप्टर को बहुत ज्यादा लाइक किया, लोगों के साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम 6th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत प्यारा सा वीडियो लाए हैं। आज हम इस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आपकी क्यूरियोसिटी को बहुत ही ज्यादा पीक पे ले जाएंगे ताकि आप या आपका बच्चा बहुत अच्छे से इस चीज को कर पाए। सबसे पहले डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की बात करते ही दिमाग में पहला सवाल आपके आना चाहिए कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डाइवर्सिटी का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है विविधता। विविधता विविधता का मतलब हो गया कि डिफरेंसेस। आप देखे होंगे अपनी क्लास में बच्चे, तो आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, हर किसी का अपना एक स्टाइल होगा, अपने तरह के कपड़े पहनते होंगे, सबकी आवाज अलग अलग होगी। जब घर से बाहर निकल के देखते होंगे तो आपको बड़ी लोग दिखाई देते हैं, आदमी, औरत, जानवर, पक्षी, पेड़, पौधे। तो आप देखेंगे तो अपने चारों तरफ जब भी आप निगाह फैलाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत तरह की चीज आपको दिखेगी। इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेन की बात करें, पेन ही लेने जाते होंगे बाजार में तो आपके पास रेनॉल्ड्स, मॉन्टेक्स, आजकल डॉम्स और बहुत तरह का पेन मिल रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी इस चैप्टर में हम इन टर्म्स ऑफ पढ़ेंगे, एनिमल का क्या डाइवर्सिटी होता है, प्लांट का क्या डाइवर्सिटी होता है, इंसान का, बहुत तरह की चीजें अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके पहले एक बहुत प्यारा सुभाषित लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप समझने की कोशिश करें। ये साइंस के लिए तो नहीं, लेकिन आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत ही बड़ी लाइन है। इसको आप समझें तो आप डेफिनेटली एक बहुत ही सफल और ताकतवर इंसान बनेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, छायान मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्व मातपे फलान्यपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्री है, पेड़, स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। आप देखे होंगे बच्चों कि जो पेड़ होता है खुद धूप में खड़ा रहता है और लोगों को छाया देता है ना। देयर फ्रूट्स, उनका जो फल होता है वो भी दूसरों के लिए होता है। इसी तरह से जो अच्छे लोग हैं ना, लाइक वाज गुड पीपल बियर ऑल द हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। ठीक है, अच्छे लोग होते हैं, दे गिव अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्न। आप ज्ञान, पैसा, जो भी चीजें जीवन में अर्न करेंगे, आप एक अगर अच्छे इंसान होंगे तो आप क्या करेंगे, सोसाइटी से शेयर करेंगे अपने ज्ञान को, लोगों की मदद करेंगे। वाइज सेइंग है। सुभाषित मतलब, सु मतलब अच्छा। आप हिंदी पढ़ेंगे डिटेल में तो सु का मतलब होता है अच्छा, और भाषित का मतलब जो बोला गया है। तो अच्छा चीजें जो बोली गई हैं। अभी देखिए एक यहाँ पार्क है एक स्क्रीन पे। इस पार्क में बच्चे गए हुए हैं, बच्चे के साथ कुछ टीचर्स, कुछ गार्जियंस हैं, है ना। और इस तरह से ये चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है। पढ़ना शुरू करें। इट इज प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। प्लेजेंट मॉर्निंग है यहाँ पे, कल जो थी बहुत अच्छी बारिश हुई थी। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू स्कूल बाय द साइंस टीचर। आपके साइंस टीचर ने क्या किया कि आपके चाचा, मनीराम चाचा जी और डॉक्टर रघु क्या है, इनवाइट किए गए थे स्कूल में कि कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ क्लासेस से किए जाए जो बच्चे कुछ सीख सकें। मैडम सुलेखा भी आई यहाँ पे। ये दे विल फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब वो करेंगे, कुछ काम करने को फैसिलिटेशन कहते हैं। एंड एक्साइटिंग नेचर वॉक, बच्चों के लिए एक नेचर वॉक प्लान है। Dr. Raghu is a scientist at nearby research laboratory at Maniram Chachu is an elderly person from nearby community. अब डॉक्टर रघु यहाँ पे क्या है, ही इज डॉक्टर और साइंटिस्ट है बेसिकली, बगल में एक रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ साइंटिस्ट है वो। और मनीराम चाचा क्या है, एक एल्डरली पर्सन, एल्डरली मतलब बड़े बुजुर्ग कह सकते हैं, नियर बाई कम्युनिटी से हैं, वो आए हैं मनीराम चाचा। उनका क्या है, उनका जो एक्सपर्टीज है वो किस लिए आए हैं, उनका एक्सपर्टीज है, ही इज एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स। मिमिक्री का मतलब होता है एक्टिंग करना, जैसे बो बो, चीचू, कू, इस टाइप से जो करते हैं ना, वो कहते हैं। इज ऑल्सो ब्रिलियंट इन आइडेंटिफाइंग वेराइटी ऑफ प्लांट्स। प्लस उनको जो चाचा जी हैं, मनीराम चाचा जी, उनको बहुत सारे प्लांट को समझ भी है और पहचानते भी हैं।
अब जैसे ही सब तैयार हो गए इस वॉक के लिए, तो ऑब्जेक्टिव डॉक्टर रघु ने बताया इस वॉक को कि हम जा रहे हैं किस काम से, टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एलिमेंट्स इन द नेचर। हम पार्क में जा रहे हैं बेसिकली, तो अलग अलग तरह के, चूंकि इस चैप्टर का नाम ही है डाइवर्सिटी, आपने सबसे पहले यहाँ देखा आपने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो हम क्या लिविंग वर्ल्ड में क्या आते हैं, आपके प्लांट्स भी आ सकते हैं, है ना। डॉक्टर जेसी बसु ने सबसे पहले इस थ्योरी को क्लियर किया था कि प्लांट्स भी लाइफ होते हैं, आप आने वाले समय में पढ़ेंगे, आपको पता भी होगा। तो इस जो नेचर वॉक का उसका जो एग्जैक्ट पर्पस था, या ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस, उद्देश्य, एम भी बोल सकते हैं इसका। यहाँ आने का जो उद्देश्य था या ऑब्जेक्टिव जो था या पर्सपेक्टिव था, वो क्या था, वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को नेचर में देखना और समझना, ठीक है। टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम, द टीचर एडवाइसेस द स्टूडेंट टू कैरी ए नोटबुक, पेन एंड वाटर बॉटल। टीचर ने क्या कहा कि 3 चीज लेके आ जाइएगा, एक नोटबुक ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा और वाटर बोतल ले लीजिएगा। वाटर बोतल प्यास लगे तो पानी पीने के लिए, नोटबुक और पेन आपको जब पढ़ने आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे। As they walk, they begin to exploring the plants and animals around them. Dr. Raghu advised the student to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all the living creature and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु ने कहा बच्चों को कि देखिए, आप इस पार्क में वैरायटी ऑफ स्मेल्स आ रही होंगी, आप उसको सूंघने की कोशिश करें, अलग अलग जगह से अलग अलग स्मेल आ रही है। एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना किसी चीज के ऊपर। एम्फेसाइज किया कि रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग, ठीक है। उन्होंने बताया कि देखो, आप लोग बड़े ध्यान से जितने भी यहाँ पे क्रिएचर्स हैं उनको देखिए, लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करिएगा, ठीक है। अब मनीराम चाचा जी वहां क्या कर रहे हैं, टेल्स द स्टूडेंट टू ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो केयरफुली टू लिसन द डिफरेंट साउंड। उन्होंने बोला आप देखिए और उनका डिफरेंट साउंड भी महसूस कीजिए। और स्टूडेंट जब इस जर्नी से गुजर रहे थे, द कम अक्रॉस ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रास, कुछ ग्रास मिले, कुछ बिश मिले, कुछ लार्ज ट्रीज मिले। क्या क्या देख रहे हैं उस पार्क में, तो ग्रास, कुछ झाड़ियां, कुछ बड़े बड़े पेड़। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी देखा, ब्रांचेस, ट्रीज, बटरफ्लाईज देखा, जो फ्लावर टू फ्लावर, एक फूल से दूसरे फूल तक बटरफ्लाई घूमती है ना। मंकीज देखा, जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक एंड डिस्कस विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। ये सब चीजें उनको नोटबुक और पेन इसलिए दिया गया था कि उन्होंने इस चीज को नोटिस किया और अपने नोटबुक में अपने हिसाब से कुछ न कुछ लिखा। तो वहां देखिए, पार्क में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, द स्टूडेंट्स कैन हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज ए यूनिक चर्प। आप कोयल, कौवा, गौरैया, अलग अलग स्पैरोज, सबकी आवाज आप देखे होंगे डिफरेंट तरह का होता है ना। ये भी क्या है, डाइवर्सिटी इन नेचर का। चूंकि चैप्टर में बार बार रिवाइज कर रहा हूं कि आपको डाइवर्सिटी समझना है, तो हर चिड़िया का अपना एक चर्प होता है, यानी अलग तरह से चहचहाती हैं वो सबका अलग अलग है। और आपके ये मनीराम चाचा तो इसमें एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मिमिक भी किया हुआ कई बर्ड को, ठीक है। द स्टूडेंट enthusiastically स्टार्ट कॉपिंग देम, इसका मतलब होता है बहुत ही जोश के साथ, इंथुसियाज्म बोलते हैं, जोश के साथ स्टूडेंट ने इसको कॉपी किया। और जैसे कोयल कू कू कर रही है तो मनीराम चाचा भी कू कू कर रहे थे, तो पीछे से बाकी सारे बच्चे भी कू कू करने लगे। आप देखे होंगे क्लास में ऐसे बच्चे करते हैं। अब आगे बात ऑब्जर्वेशन की। सबसे पहले हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। अभी ये एक एक्सप्लोर एंड रिपोर्ट की एक्टिविटी है बेसिकली, जिसमें जो मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु ने ऑलरेडी कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली आप भी साथ में हैं ऐसा समझें तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके लिए एक्टिविटी दिखाया एनसीईआरटी ने कि एक नेचर वॉक प्लान करें, नेचर वॉक ऑब्जर्व करें डिफरेंट प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड, और नोट करें वेदर कंडीशन हॉट, कोल्ड है, विंड है, तो इससे आपको डाइवर्सिटी का अंदाजा लगेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जाएं पार्क में तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स कलेक्ट करें, फ्लावर्स कलेक्ट करें, और एक स्क्रैप बुक। आप स्क्रैप बुक का बच्चे पता नहीं बनाते हैं कि नहीं बताते, हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, पत्ते को सुखा के उसको
आराम से जमा करके कॉपी के नोटबुक पे लगाते थे, वो सूख जाता था तो बहुत अच्छा स्मेल भी आता था और बहुत प्यारा लगता था। और ऑब्जर्वेशन को अपने टेबल में रिकॉर्ड करें, ये टास्क मिला हुआ है। आपने जो ऑब्जर्व किया, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। बहुत ही कॉमन ग्रास है, दूब की घास, एक छोटी सी घास है। तुलसी, हॉली बेसिल आपने देखा ही है, और एक हिबिस्कस है, गुड़हल या उड़हल इसको बोलते हैं। ये इन्होंने बच्चों ने नोटिस किया। ठीक है, तीन चीजें, पहला चीज ये दूब, ये तुलसी का पत्ता और एक फ्लावर, तो इन चीजों को ऑब्जर्वेशन दिया। अब देखिए ऑब्जर्वेशन करते कैसे हैं, वो ऑब्जर्वेशन समझिए। यह सबसे पहले लोकल प्लांट कॉमन ग्रास, इसको दूब भी बोलते हैं ना। ये इसमें क्या है, इसका स्टेम देखेंगे, अगर इसका स्टेम है, ये तना है जो, वो क्या है, बहुत ही सॉफ्ट एंड थिन है। ठीक है, ए सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। ये देखिए यहाँ से एक सिंगल लीफ निकला है, यहाँ से भी एक सिंगल लीफ निकला है, यहाँ से भी सिंगल लीफ, यहाँ से भी सिंगल लीफ, है ना। तो ये प्लांट से निकला है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारा। दूसरा तुलसी, जब तुलसी का पौधा देखेंगे तो इसका स्टेम क्या होता है, हार्ड होता है लेकिन थिन होता है। ये जो दूब की घास है उससे थोड़ा हार्ड होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में इसके पत्ते होते हैं। देखिए इसके सामने ये, इसके सामने ये, और इसके सामने ये। यहाँ देख रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में था लेकिन अल्टरनेटिव था, है ना, आगे पीछे एक आया फिर थोड़े दूर ऊपर आया। इसमें क्या है, एक ही ब्रांच पे इस टाइप से एक पत्ता यहाँ निकलता है तो एक पत्ता यहाँ निकलता है, एक यहाँ निकला और एक इस साइड भी निकला, है ना, एक इस साइड भी और एक इस साइड भी। ये तुलसी का था रूल। दूब की बात करें तो ऐसे एक लंबा पतला सा बहुत सॉफ्ट टेनी, एक इधर निकला फिर एक यहाँ निकला, एक यहाँ निकला फिर एक यहाँ निकला, इस टाइप से आप पिक्चर्स में ऑलरेडी देख रहे हैं, है ना बच्चों। कलर की बात करें तो ये पिंकिश पर्पल इसका आता है। अब हिबिस्कस का जब पौधा देखेंगे आप, तो उसका जो डाली है या स्टेम है, तना है, वो हार्ड है। नीम का पेड़ देखा है उसमें, उसमें हार्ड एंड थिक था। नीम का पेड़ इतना बड़ा सा होता है, उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। लीव्स विथ स्मूथ सरफेस, नीम की पत्तियां जब छुएंगे तो उसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इन ऑब्जर्वेशन से हम कुछ फाइंड आउट करेंगे। कुछ सिमिलरिटीज थी, कुछ डिफरेंसेस थे अमंग द प्लांट्स यू ऑब्जर्व्ड। यू मस्ट ऑब्जर्व द प्लांट्स हैव वैरायटी ऑफ फीचर्स। जैसे देखिए कुछ प्लांट टॉल थे, कुछ शॉर्ट थे, कुछ हार्ड थे, कुछ सॉफ्ट थे, है ना, स्टेम के कंपेरिजन में। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव आपने देखा, और अरेंजमेंट एंड ब्रांचेस, यानी उसके ब्रांच पे अरेंज होने का तरीका भी अलग अलग था। फ्लावर्स देखें वो तो वेरिंग कलर, शेप एंड सेंट, अलग अलग फूल की खुशबू अलग अलग होती है, आपको पता ही है कुछ, है ना। अब जो ऑब्जर्वेशन किया इसको हम एक चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कुछ जानवरों का, डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस का ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना। क्रो है, कौवा सबको प्यारा, कहाँ बैठता है, पेड़ पे, और खाता क्या है वो, इंसेक्ट्स। ये क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं और वॉक भी करते हैं। जैसे एक इंसेक्ट यहाँ ग्राउंड पे पड़ा है, कौवा यहाँ बैठा है, धीरे धीरे कूदते कूदते यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से फ्लाई करके भी चला जाएगा, है ना। कैरिंग ए ट्विग इन इट्स बीक, बीक मतलब होता है चोंच, है ना। तो क्या देखे कौवा कभी कभी कुछ तिनका भी अपने चोंच में उठा के ले जाता है बीक में, है ना। अब आंट की बात करें, चीटी, नेस्ट इन सॉइल एंड बिरो, ये बिल है उसका, और अपने जमीन के अंदर एक घोंसला जैसा बनाता है वो। खाता क्या है, लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स खा लेते हैं वो। और 6 लेग होते हैं, चींटी देखें घर में, कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, उसके 6 पैर होते हैं ना। उसके बाद काऊ की बात करें तो ये घास खाती है, पत्ते खाती है। तो इस तरह से देखें कि ये जो चैप्टर में ये बच्चे क्यों बताया जा रहा है, आप इसको समझने की कोशिश करें। ये डाइवर्सिटी के बारे में आपको बताया जा रहा है। जैसे अलग अलग जानवर है, उनका अलग अलग तरीका होता है जीने का, खाने का, अलग साइज होता है, अलग शेप होता है, अलग जरूरतें होती हैं, है ना। कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं, कुछ डिसिमिलरिटीज भी होती हैं। अब सम एनिमल्स जमीन पे रहते हैं, जमीन पे आपने देखा, ये सारी चीजों का नाम लिया, जमीन के हैं सारे। बर्ड्स ट्रीज पे होते हैं, है ना। फिश कहाँ आती है, मछली जल की रानी है, वाटर पानी में होता है। और सम एनिमल फ्रॉग्स होता है, जब मेंढक जो होता है वो पानी में भी रह लेता है और जमीन पे भी रह जाता है, इसलिए इसको एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचर मेढक को। यानी ये दोनों जगह पे आराम से रह सकता है, वाटर में भी और लैंड पे भी। ठीक है,
अभी आप घर में जाएं तो ये जो प्लांट देखा है, इनका स्केच बनाना अपनी ड्राइंग बुक में आपको बहुत मजा आएगा और कोशिश करना कुछ ऑब्जर्व करने का। अब जब भी अपने घर से स्कूल की तरफ जाएं तो अपने चारों तरफ की सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें। आप देखेंगे बहुत सारी वैरायटी के प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स आपको मिलेंगे। आप उसको नोट करें और समझने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि ये जो क्यूरियोसिटी बुक है ना, वो इसलिए बनाया गया है कि आपका जो सोचने समझने की क्षमता है उसको रेज किया जाए। क्योंकि जब तक आपकी क्यूरियोसिटी नहीं होगी ना, तब तक साइंस का आविष्कार नहीं होगा। जैसे राइट ब्रदर्स थे, वो क्यूरियस हुए कि जमीन पे हम चलते हैं, ऐसा क्यों ना करें कि हम उड़ पाए। ये उनकी इच्छा हुई, क्यूरियोसिटी हुई, तो उन्होंने फिर आविष्कार कर दिया, पूरा का पूरा एरोप्लेन बना दिया, है ना? उसी तरह से एडिशन जो था, अंधेरे में मोमबत्ती और लैंप लालटेन से थक गया था, उसका जो कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि इलेक्ट्रिसिटी से कुछ ऐसा चीज बन जाए कि बल्ब जल जाए। आज देखिए आप, हम कितना आसानी से बल्ब को, ट्यूबलाइट को एंजॉय करते हैं, थैंक्स टू थॉमस एल्वा एडिशन, ठीक है? तो उन्होंने ऐसा क्यों कर पाया? इसका रीजन सिर्फ यही है, क्यूरियोसिटी, ठीक है? क्या चीज कैसे हो रही है और मुझे कुछ अलग करना है। क्यूरियोसिटी और नीड ही होती है जो साइंस को एक्सप्लोर कराती है। इसलिए एनसीईआरटी ने इस पर फैसला लिया कि आपको क्यूरियस बनाना ज्यादा जरूरी है, ताकि आप कल होकर अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे मैथमेटिशियन बन सकें, है ना? अब एक्टिविटी में कह रहा है, क्लोज योर आईज फॉर 30 सेकेंड एंड थिंक वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड, एप्रिसिएटेड वेरी मच, ठीक है? और उनका ड्राइंग करें। ये देखिए बच्चे जो हैं, आंख बंद करके कुछ सोचा, हर बच्चा अपने अपने हिसाब से कोई प्लांट बना रहा है, कोई एनिमल बना रहा है। ये देखिए आपका प्यारा कछुआ बना है, ये रैबिट बना है, ये कोई बर्ड है, ये लीफ है, ये बुश हर्ब्स हैं, है ना? हाउ मेनी प्लांट्स एनिमल डिड द, बहुत सारे प्लांट एंड वो ड्रॉ हुए हैं ब्लैक बोर्ड पे। क्या आप सोचते हैं कि इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है? तो इस वर्ल्ड की बात करें तो इनफाइनाइट, कोई गिनती नहीं है कि कितनी ज्यादा यहाँ पे स्पीसीज हैं। The variety of plants and animals found in the particular region contribute the biodiversity of region। यहाँ एक बहुत बड़ा टर्म आया, बायोडाइवर्सिटी। इसको हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। तो किसी भी एरिया में जितने तरह के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उसको हम उसका, उस रीजन का बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है? ईच मेंबर इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज डिफरेंट रोल टू प्ले। हर मेंबर का अपना एक रोल होता है जो प्ले करता है, और इसी से नेचर क्या होता है? बैलेंस होता है ना? नेचर बैलेंस होता है। आगे क्लासों में आप फूड साइकिल पढ़ेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले घास होता है, घास को हिरन खाता है, हिरन को फिर शेर खा लेता है। इस तरह से फूड चेन चलता रहता है ना? तो trees provide food and shelter to some birds and other animals. Animals help in spreading seeds and eating fruits, so on. Can you think of more such examples? This shows the plants and animals are dependent on each other. अब देखिए, आप सोचते होंगे कि जैसे आप अपने घर में तो मान ली मैंगो ट्री लगाना है ना? तो आपने बाजार से या तो सीड लेके आए या प्लांट लेके आ गए और उससे मैंगो आपने उगा लिया। लेकिन कभी आपने सोचा है जंगल कैसे बनता है, ठीक है? या कैसे ये ग्रो किए होंगे? तो सिंपल उसके लिए क्या होता है कि जैसे प्लांट और एनिमल, ठीक है, जो पेड़ की छांव में रहते हैं, पेड़ का पत्ती खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई बार उसके बीज को इधर उधर गिराते हैं, उससे नया प्लांट तैयार होता है। मक्खियां होती हैं, एक फूल से उड़ती हैं और दूसरे फूल तक जाती हैं, उसके जो परागकण होते हैं बेसिकली पॉलिनल्स को लेके जाते हैं, तो डेफिनेटली अलग अगला फ्लावर बनता है। तो इस तरह से प्लांट एंड एनिमल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और इस बायोडाइवर्सिटीज को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एनिमल्स, कट देयर पिक्चर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन, न्यूज़पेपर, चार्ट्स एंड सोर्सेज, पेस्ट इन ईच ऑफ दिस पिक्चर ऑन अ डिफरेंट कार्ड। आप आराम से ये काम करें, आपको नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी। पुराने बुक या मैगजीन निकालें, आप अपने एक कॉपी बनाए स्क्रैप बुक टाइप का, उस कॉपी में आप बड़े आराम से अलग अलग न्यूज़पेपर से, मैगजीन से कट करें। उसके बाद डिवाइड योर क्लास इन 5 to 6 स्टूडेंट ग्रुप। ये टीचर के लिए एक्टिविटी है, ठीक है? पुल द कार्ड्स एंड प्रिपेयर स्टैंड इन योर ग्रुप, और हर ग्रुप अपना अपना एक कार्ड बनाएगा और उसके वेरियस फीचर को ऑब्जर्व करें, ठीक है?
ग्रुप देन बेसिस ऑफ कॉमन फीचर, कुछ कॉमन फीचर होंगे जब भी बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो कुछ कॉमन उसमें चीजें होती हैं और कुछ होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि जब ग्रुपिंग करेंगे तो आपको एक नया ऑब्जर्वेशन मिलेगा और आप नई चीजें सीखेंगे। जैसे अगर प्लांट की ग्रुपिंग करें तो किस तरह से हम उसको डाइवर्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कोई प्लांट ऐसा है, उस पर फूल है कि नहीं, हार्ड या सॉफ्ट है, ईटिंग हैबिट्स क्या है उनकी, जानवर रहते कहाँ हैं। इस तरह से बहुत पॉसिबल क्राइटेरिया है जो ग्रुपिंग कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल का। ठीक है, आप समझ में आया कि डाइवर्सिटी को कैसे समझना है। अब एनिमल्स को आपने कलर दे, कैसे मूव करते हैं, क्या खाते हैं, क्या चलते हैं, कहाँ रहते हैं, इसके हिसाब से एनिमल्स को कर सकते हैं। जो ग्रुपिंग करने से क्या होता है कि हम कॉमन ग्रुपिंग करने से स्टडीज आसान हो जाती है, उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को हम बड़ी आसानी से पिक करेंगे और आगे जब आप साइंस में और आगे बढ़ेंगे तो इन चीजों को समझेंगे कि कैसे ये जो डाइवर्सिटी है एंड जो ग्रुपिंग है आपको किस तरह से मदद करता है साइंस को एक्सप्लोर करने में। We must have noted that plants show variation in the features related to stems, leaves, flower and more। जो सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है प्लांट्स में उनके स्टेम्स को लेके होता है, उनके पत्तों को लेके होता है, उनके फूल को लेके होता है और उनकी जड़ों को लेके भी होता है। ठीक है, थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस, लीव का शेप, कलर एंड साइज, ये सब अलग अलग होता है। तो ये ही एक्टिविटी हमने कर रहे हैं हम लोग और कोशिश कर रहे हैं चीजों को समझने की। आपने और अर्लियर क्लासेस में सीखा होगा कि बच्चे आप छोटे होते तो आपको आराम से टीचर ने टास्क दिया होगा हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में डिस्टिंग्विश करना, ये पहचानो कौन सा हर्ब है, कौन सा ट्री है और कौन सा श्रब्स है ना। नेचर वॉक के लिए फिर जाएं और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करें। हाइट नोटिस करें डिफरेंट प्लांट्स का, एक दूसरे से टॉल है कि शॉर्टर है, आपसे लंबे हैं या नहीं है ये नोटिस करें। स्टेम जो है उसका ब्राउन है या ग्रीन है। टच एंड फील द स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, कैन यू बेंड द स्टेम इजिली। उसको मोड़ के देखें कि क्या आसानी से मुड़ जाता है। जैसे छोटी झाड़ियों का स्टेम होगा आराम से मुड़ जाएगा, लेकिन नीम का पेड़ को मोड़ने जाएंगे तो आपसे नहीं मुड़ेगा, है ना। ब्रांचेज उनकी नोटिस करें कि ब्रांचेस तगड़े हैं या पतले हैं, सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं। तब देखिए यहाँ पे आपका एक चार्ट बना है, इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंगो ट्री की बात करते हैं तो ये क्या है, टॉल होता है, इसका जो स्टेम होता है क्या होता है, ब्राउन होता है, हार्ड होता है और थिक होता है ना। इसको क्या कहते हैं हम, ट्री। क्योंकि मैंगो ट्री है ही है, ये मैंगो है, ट्री इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका दूसरा रोज की बात करें अगर हम तो ये हाइट इसका क्या होता है, मीडियम होता है ना। और नेचर ऑफ स्टेम क्या, ब्राउन कलर का इसका भी होता है, समटाइम ग्रीन भी होता है ना, और हार्ड भी होता है, लेकिन ये थिन होता है। इसका जो स्टेम होता है बहुत पतला होता है, एक पेंसिल टाइप का होता है, थोड़ी पतली दुबली पेंसिल से थोड़ा मोटा भी होता है। ग्राउंड से क्लोज है तो बिल्कुल क्लोज है, इसको हम श्रब बोलते हैं, है ना। अब टोमेटो की बात करें तो शॉर्ट ग्रीन टेंडर होता है, बहुत पतला दुल्ला एकदम सॉफ्ट सा, ये इसको फिर हम क्या बोलेंगे, हर्ब बोलेंगे। अभी समझते हैं, ये हो गया ट्री, है ना, ये आपका हर्ब हो गया, ये श्रब हो गया, आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। तो व्हाट डिफरेंस यू ऑब्जर्व इन डिफरेंट, ठीक है। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम, है ना। ये जो है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो रियली टॉल होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक एंड ब्राउन वुडी स्टेम होता है। तो देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ये देखिए इनका स्टेम जो होता है जमीन से पहले थोड़ा ऊंचा हुआ है ये, उसके बाद इनके ऊपर ये पत्ती फल मंजर्स लगे हुए हैं, है ना। तो इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है इसको हम कहते हैं ट्री। आप डेफिनेशन अगर ऐसे याद करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, some plants grow really tall and have hard, thick and brown woody stem. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. These plants are called trees. एग्जाम्पल में आपका मैंगो ट्री आ गया। अब देखिए, अब आती है बारी श्रब की। श्रब की बात करें तो सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री। श्रब जो होता है हमेशा जो है प्लांट से, सॉरी ट्री से क्या होगा, छोटा होगा, है ना,
तभी उसको कैटेगराइज करेंगे हम श्रब में। श्रब में जब कैटेगराइज करेंगे तो वो क्या होगा, छोटा होगा। ये इनका भी वुडन स्टेम होता है, स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। इनमें क्या है कि इनका जो ब्रांच है, ठीक है, ये वेरी क्लोज टू द ग्राउंड लग जाता है। यहाँ जड़ है, जड़ के बगल से ही इनका ब्रांच शुरू हो जाता है ना। ये देखिए टमाटर है ना, ये जैसे ही इसका जड़ होगा, जड़ के पास से ही ये ब्रांचेस आना शुरू हो जाते हैं, है ना। और हार्ड नहीं होते हैं स्टेम के दान। इन सब चीजों को क्या कहते हैं, हम श्रब कहते हैं। ये श्रब का डेफिनेशन आप इस तरह से समझ सकते हैं और इसी ग्राउंड पे आप डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो। ठीक है, अब पहले हर्ब को समझ लेते हैं। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। टमाटर का देखे अपने, सॉफ्ट सा ग्रीन सा है, थोड़ा सा भी हैंड से पुश करेंगे तो टूट जाएगा। इनको हम कहते हैं हर्ब। ठीक है, सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइम। कुछ देखा है अपने, क्रीपर प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबर्स प्लांट्स होते हैं, जो अपने इतने वो कमजोर होते हैं कि अपने वजन को खुद भी उठा नहीं पाएंगे, तो वो क्या होता है, उसमें ऐसे ऐसे करके लरियां होती हैं और डिफरेंट स्टेम या डिफरेंट प्लांट को पकड़ के आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम देखते हैं डिफरेंट प्लांट कलेक्टेड, जो आपने कलेक्ट किया है अलग अलग प्लांट, ठीक है, उनके बारे में अब समझने की हम कोशिश करते हैं। We may observe thin lines on the leaves of the plants, they are veins. ये जैसे हमारी नसें होती हैं वैसे ट्रीज का भी एक वेन्स होते हैं। The pattern of veins of leaf is called venation. ठीक है, जिस पैटर्न में होता है एक वेन्स, उसका वेनेशन कहते हैं। अभी जैसे देखिए, आप पत्ती को जब ध्यान से देखेंगे या सुखाएंगे आप उसको तो और अच्छे से दिखेगा। ये एक सेंटर लाइन जा रहा है, इसके साइड में हमारे बॉडी में जैसे नसें होती हैं वैसे इनमें भी ये कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन पैटर्न अलग अलग है। आप देखेंगे, ये देखिए एक सेंटर में है और इसके पैरेलल 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 ऐसे चीजें चल रही हैं, है ना। और इसका सेंटर में ऐसे करके ये बना हुआ है। तो आप देखेंगे अगर कि हिबिस्कस लीफ जो है उसका रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है, ये रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। और इस टाइप की कंस्ट्रक्शन को पैरेलल वेनेशन बोलते हैं और इसको भी पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, इन सब लीफ वी कैन ऑब्जर्व द नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स बोथ साइड एंड थिक में मिडिल वेन होता है। ठीक है, जैसे ये देखे थिक में मिडिल वेन थिक है, बाकी पतले पतले चारों तरफ निकले हुए हैं, इनको बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। आप याद रखना इसको, आने वाले क्लासेस में आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये देखिए इसका वेनेशन एक सेंटर में मोटा सा है, ये जो आपको दिखाया मैंने, और उसके साइड साइड से पैरेलली चल रहा है। तो इस टाइप से जो वेनेशन होता है उसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका पैराग्राफ है, इसको आप याद रखना, है ना। ये बहुत ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और कल हो के आप जब बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में अपीयर करेंगे वहां भी आपको काम देगा। Do you think plants can be grouped on the basis of venation present in their leaves? Definitely. Now try to explore roots of the plant. सबसे पहले हमने by लीफ के तरफ से जब समझने की कोशिश करी, तो लीफ के जो पैटर्न ऑफ वेन्स हैं, वेन्स के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। रेटिकुलेट होता है और पैरेलल वेन्स होते हैं या वेनिकुलेशंस होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जड़ों के हिसाब से प्लांटों की डाइवर्सिटी समझने की कोशिश करेंगे। तो जड़ के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, खुरपी या ट्रॉवेल से हमें जड़ों को खींच के निकालना होगा, राइट। रूट्स को अच्छे से वॉश करेंगे और ध्यान से फिर वापस लगा देंगे, कि प्लांट को नुकसान पहुंचाना बहुत ही गलत होता है बच्चों, बहुत, वो भी लाइफ है, उनको भी पेन होता है। अब इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब देखिए, आपने जब ये जो टैप मस्टर्ड प्लांट को उखाड़ा आपने, तो इसका रूट थोड़ा डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये रूट डिफरेंट दिखाई दे रहा है, इस तरह से एक सेंटर से बढ़ता जा रहा है, इसके साइड साइड में ऐसे 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 ये रूट आता है, इसको टैप रूट बोलते हैं। ठीक है, इस रूट को क्या बोलते हैं, टैप रूट। और ये
घास का देखें अगर, या कॉमन ग्रास में जब उसको उखाड़ेंगे आप देखेंगे तो उसका जो जड़ है बहुत सारा ऐसे 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 गुच्छों में जाली की तरह ये होता है। इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं, फाइब्रस रूट। तो जब भी हम रूट का स्टडी करेंगे देखें कुछ प्लांटों के टैप रूट्स होते हैं, कुछ के फाइब्रस होते हैं। मस्टर्ड प्लांट का टैप रूट था, ये फाइब्रस रूट हो गया। सच रूट जो सिमिलर साइज का रूट अराइजिंग फ्रॉम द बेस, ये बेस से निकलते हैं और सिमिलर साइज के रूट ऐसे होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक रूट सेंटर में ऐसे चला जा रहा है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट साइज के रूट हैं। अब लीफ वेनेशन, वेनेशन और टाइप ऑफ रूट में कोई सिमिलरिटी है क्या, इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है? तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ और एनालाइज करते हैं, कुछ और प्रैक्टिकल्स करते हैं। जैसे लेमन ग्रास, मारीगोल्ड, सदाबहार देखा है आपने, पेरिविंकल बोलते हैं, अदर्स। बिफोर प्लांटिंग ऑब्जर्व द रूट्स एंड वेनेशन इन देयर लीव्स। ठीक है, अब लेमन ग्रास इसको आप ऑब्जर्व करें तो लेमन ग्रास को उखाड़ के देखें, उसके बाद उनका जो टाइप ऑफ लीफ है वो क्या है, पैरेलल है या फाइब्रस है, ये आप जानने की। इनका जो लीफ है वो पैरेलल है। पैरेलल कैसे होता है लेमन ग्रास का, इस टाइप से है अगर, तो उसमें लेमन ग्रास आपका इस टाइप से है, ये पैरेलल लीव्स होते हैं उसमें। ठीक है, और जो जड़ उसका होगा ये फाइब्रस होगा। एक ही जगह से बहुत सारे एक ही साइज के जड़ निकलते हैं, ये फाइब्रस होगा। इसी तरह से बाकी लोग का भी टेबल आपको बनाना है। तो आप देखेंगे कि सदाबहार टैपरूट है और लीव उसका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक है, तो एक रिलेशन दोनों में है कि अगर, अब आप सोचे कि मान लीजिए कोई पैरेलल वेनेशन है, उनका भी फाइब्रस रूट होता है क्या? तो एक जनरली ऑब्जर्वेशन है, मैक्सिमम प्लांट को देखा गया, तो प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स व्हाइल दोज पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट। ओके, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है एक्सेप्शन हो, बट अमूमन जिसका रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसका टैप रूट होता है, और जिसका पैरेलल वेनेशन होता है उसका फाइब्रस रूट होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा आपका लेमन ग्रास में। अब चना है, चना जो चिकपी कह सकते हैं, अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट विद टैप रूट, इसका भी रूट टैप रूट होता है एंड इसका रेटिकुलेट वेनेशन होता है पत्तों में। वीट भी है जिसका फाइब्रस रूट होता है तो पैरेलल वेनेशन होता है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि बायोलॉजी में, बॉटनी में आगे चल के कैसे करके चैप्टर ग्रो होता है। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बायोलॉजी में, स्पेशली बायोलॉजी भी आगे आके आपकी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में आप जाके सारे प्लांट्स को पढ़ेंगे, जूलॉजी में जाके आप सारे एनिमल्स को पढ़ेंगे। अभी चूंकि आप 6th क्लास में हैं तो अभी साइंस एक ही बुक में रख दिया गया है आपके लिए। आगे चल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बढ़ जाएगा, उसके भी आगे क्लासेस में जाएंगे तो बायोलॉजी का भी दो पार्ट हो जाएगा, बॉटनी एंड जूलॉजी। फिजिक्स का भी पार्ट आपका बन जाएगा, इसी से केमिस्ट्री का भी पार्ट बनेगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। लेकिन खैर अभी आप 6th में ही हैं, ज्यादा चिंता ना करें। अभी देखिए रूट के स्टडी के लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही है? देखिए बच्चों, अगर पढ़ाई करनी है तो थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ाई करके अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, वीडियो छोड़ छोड़ के भागेंगे, तो डेफिनेटली उनके मार्क्स उनके बेहतर नहीं आएंगे, है ना। तो आपको लाइफ में मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, तो पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम हो सकता है पढ़ाई थोड़ी बोरिंग होती ही है ना, लेकिन आपको बने रहना है। जैसे चिकपी और मेजे के सीड्स को हमने 2-3 दिन के लिए पानी में रख दिया। ठीक है, अब सीड कोड को जब निकालेंगे तो आप इस तरह से देखेंगे कि एक रूट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ भी एक रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। डाइकोट सीट इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही ये फर्मेंट हो गया दो भाग में बढ़ जाता है। देखते हैं चना आप फुलाते हैं पानी में तो
आगे बढ़ के फट के 2 भाग में हो जाता है। या मूंग बेसिकली आप अगर पानी में भिगो के रखते हैं 2-3 दिन तक, तो उसके अंदर ऐसे मूंग से एक व्हाइट कलर का निकल जाता है, ऐसा एक जड़ जैसा, है ना, और वो उस प्लांट को 2 भाग में बांट देता है। चिकपीस सीड्स होता है, उसमें 2 पार्ट्स में आ जाता है। इनको कॉटिलिडॉन बोलते हैं, कॉटिलिडॉन। प्लांट्स जिनके 2 कॉटिलिडॉन होते हैं उनको डाई कॉटिलिडॉन्स बोलते हैं, या डाइकोट्स बोलते हैं शॉर्ट में। मेज जो है उसका थिन कॉटिलिडॉन होता है, यानी सिंगल। ये देखिए, ये जो है, जो जड़ बना है, ये 2 पार्ट में स्प्लिट नहीं हुआ है, ये सिंपल एक पार्ट में आ रहा है, तो इसको हम मोनो कॉटिलिडन्स बोलते हैं, या मोनोकॉट भी बोलते हैं। जितने भी डाइकोट प्लांट्स होंगे उनका रेटिकुलेट वेनेशन होगा और टैप रूट सिस्टम होगा उनके साथ, और मोनोकॉट का पैरेलल वेनेशन होगा और फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, है ना। अब चलिए, प्लांट्स का तो आप समझ चुके होंगे कि कितने तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखे होंगे कि डाइवर्सिटी अगर हम पढ़ने शुरू करें तो बहुत तरीके हैं चीजों को डाइवर्सिफाई करने के और उनको डिफरेंस करने के। जैसे सबसे पहले आपने देखा पत्तों के हिसाब से बन गया, उसके बाद जड़ के हिसाब से बन गया, स्टेम के हिसाब से बन गया। रिवाइज करेगा तो स्टेम के हिसाब से आपका बना हर्ब, श्रब या ट्री बन गया। पत्तों के हिसाब से आप देखेंगे तो पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन बना, है ना। उसी तरह से जड़ के हिसाब से आपका बना डाइकोट प्लांट्स पढ़ा आपने। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर के, इन पे आपको बहुत ध्यान देना है और चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पे भी मैं इसको वीवीआई लिख देता हूँ, इसको भी आप समझने की कोशिश करें और याद रखने की कोशिश करें। आगे हम बात करते हैं, अभी चैप्टर काफ़ी लंबा बचा हुआ है। तो बच्चों, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, आप बोर होंगे, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करके नेक्स्ट पार्ट में बाकी चीज़ों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतना देर लगातार बच्चा बैठ नहीं पाएगा। अभी तक हमने प्लांट का सारा डिफरेंस आपको यहाँ तक चीज़ों को समझा दिया। बेसिकली प्लांट हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम एनिमल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप रेस्ट ले लें, पानी वानी पिए, थोड़ा नाश्ता वास्ता खेल के आ जाएं, फिर आगे का वीडियो बताते हैं आपको। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, जीरो फियर एकेडमी में आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ। और हमने पिछले बार प्लांट तक समझा दिया था, अब बात करते हैं एनिमल्स की। जब क्लास इस बुक्स के पेजेस पे आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। हमने अभी तक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स को कैसे ग्रुपिंग करते हैं। उसमें हमने सीखा कि उनके रूट के बेसिस पे, उनके स्टेम के बेसिस पे, उनके लीव्स पे बेसिस पे हम उनको काफी डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग स्टडी किया हमने। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो जैसे लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एनिमल्स भी हैं, देखे होंगे आप, एक दूसरे से अलग हैं काफी, उनके गुण दोष अलग अलग हैं। अब प्लांट को हमने तो डिवाइड कर दिया डाइवर्स वैरायटीज में, अब एनिमल्स को कैसे करेंगे। अब एक्टिविटी करेंगे हम जिसमें हम एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगराइजेशन में डालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप एक वैरायटी ऑफ एनिमल्स का पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्नेक है, टॉर्टोइज है, कनखजूरा है, अर्थवॉर्म है, आंट है, काऊ है, बटरफ्लाइज हैं, फिशेज हैं, फ्रॉग्स हैं, स्वान्स हैं। अनेकों चीजें आपको इस पिक्चर में दिख रही हैं, यानी आप कह सकते हैं वैरायटी ऑफ एनिमल्स आप कह सकते हैं इसको, है ना। अब चलते हैं, एक टेबल बना हुआ है, मूवमेंट्स इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पढ़े, आंट लेग से मूवमेंट करती है, आपको पता है। गोट है, वॉक करती है, जंप करती है, लेग यूज करते हैं। जो कबूतर है बेसिकली वॉक करते हैं, फ्लाई करते हैं और अपने पैरों और पंखों का इस्तेमाल करते हैं। हाउस फ्लाई मक्खियां होती है, वो भी वॉक करती हैं, फ्लाई करती हैं लेग्स के साथ और विंग के साथ। फिश, आपने फिश फिन्स के साथ पानी में डाइव करते हैं और तैरते हैं। तो इस चार्ट से कंक्लूजन निकला, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। हर एनिमल का अलग टाइप का मूवमेंट होता है। वो फ्लाई करते हैं, रन करते हैं, क्रॉल करते हैं, वॉक करते हैं, हॉप और जंप करते हैं, और इसी तरह से कई चीजें वो करते हैं।
दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर देयर मूवमेंट। उनका कोई पैर यूज करता है, कोई पंख यूज करता है ना, तो अलग अलग चीज कोई अदर पार्ट्स यूज करते हैं मूव करने के लिए। Here we have identified animals based on types of movement of body parts use the movement। उनके बॉडी पार्ट जो यूज होते हैं उसके हिसाब से एनिमल को हम डिवाइड करते हैं। उसके अलावा शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में, कलर में और अदर फीचर में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक चलिए एक साइंटिस्ट का पिक्चर आया है, इनका नाम है जराक अमल। ये बॉटनिस्ट थे, आपको मैंने बताया साइंस जो है आगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में डिवाइड होगा। अब बायोलॉजी के दो पार्ट बनेंगे, बायोलॉजी इसको जीव विज्ञान बोलते हैं, इसको दो पार्ट में आगे डिवीजन होता है, एक बॉटनी होती है BOTANY और दूसरा जूलॉजी होता है ना, जूलॉजी। तो बॉटनी में आप वनस्पति यानी पेड़ पौधों को पढ़ते हैं, जूलॉजी में आप एनिमल्स को पढ़ते हैं। तो खैर अभी टाइम है आप में। तो ये एक बॉटनिस्ट थी, बॉटनिस्ट का मतलब कि पेड़ पौधे का स्टडी करती थी। इन्होंने डेडिकेट किया था इन्वायरमेंट वर्क के लिए अपने आप को, और सेव साइलेंट वैली मूवमेंट चलाया था इन्होंने, है ना। और जो प्लांट की डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को बर्बाद ना हो उसके लिए इन्होंने मेहनत किया था, है ना। चलिए अब सक्सेस स्टोरी इनका सेव साइलेंट वैली मूवमेंट था क्या। कोई भी मूवमेंट जो होता है बच्चों वो इसलिए होता है कि कोई पर्टिकुलर गोल को पूरा करने के लिए, ठीक है, कुछ लोग इनिशिएटिव लेते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। एक पालाकंड डिस्ट्रिक्ट है केरला में, यहाँ बहुत ही एवरग्रीन फॉरेस्ट था, बायोडाइवर्सिटी थी, साइलेंट वैली बोलते थे इसको। ये क्या था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, वहां पे एक डैम बनने के लिए फैसला आया था, ठीक है। एट द टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, लेटर टू इडियट्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, सेमिनार, कि इस साइलेंट वैली में डैम ना बने और इस साइलेंट वैली की जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रिजर्व हो, ये बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो, इसके लिए इन्होंने मेहनत किया था। क्योंकि बहुत खूबसूरत दुनिया है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, अगर उनको हम खत्म करेंगे तो डेफिनेटली इस दुनिया की खूबसूरती थोड़ी सी कम जाएगी। हालांकि डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 2.3 में, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अलग अलग सराउंडिंग में एनिमल्स रहते हैं और ये अपनी सराउंडिंग पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे फिश एंड गोट का एग्जांपल लें तो फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती है ना। मछलियां कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन का बॉडी, उनका बॉडी ऐसा होता है कि पानी में आसानी से वो तैर सकें, क्योंकि पानी में प्रेशर ज्यादा होता है तो उसको मूव करने के लिए। उसके बाद जो गोट है वो ग्रासी एरिया में रहती है, वो अपने लेग से घूमती है। तो साइज भी है, देखिए फिश का साइज एंड लेग्स ये अलग है, ये फिन्स है इनका, जिससे ये पानी के अंदर फ्लोट करती हैं और वेब्स करती हैं। गोट है, इनके लेग्स हैं, ये ग्राउंड पे अपने लेग्स की मदद से चलती है। अभी बात करें हम डिफरेंट सराउंडिंग का, जैसे आप कैमल का नाम सुने होंगे, है ना, वो डेजर्ट में रहता है। जैसे देवदार का ट्री है वो माउंटेन पे ही होता है, ओशन में फिश होती हैं और जंगल में लॉयन होता है ना। तो इस नेचर ने हर किसी के लिए अपना एक रहने का हैबिटेट बनाया है, उस हैबिटेट में ही वो कंफर्टेबल होते हैं। वहां से उनको हटाएंगे तो उनको बहुत दिक्कतें होंगी। जैसे आप घर में रहते हैं, आपको जंगल में रखा जाए तो आपको बहुत दिक्कत होगी, जानवरों से डर होगा, बहुत दिक्कतें आएंगी, खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी। हालांकि पहले लोग जंगल में ही रहते थे जब तक सभ्यता का उदय नहीं हुआ था, लेकिन अब हम उसके लिए एडिक्टेड नहीं है। तो वेरियस रीजन में डिफरेंट प्लांट्स एंड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कैक्टस प्लांट है, उसका फ्लेसी स्टेम होता है और राजस्थान में होता है। तो आप देखें कि अलग अलग शहर में अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। जैसे देवदार ट्री अगर आप पहाड़ों पे है तो आप देख पाएंगे, लेकिन अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो ये आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि प्लेन एरिया में ये हैबिटेट इसका है ही नहीं। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग प्लांट होते हैं।
अब क्या है, व्हाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट वन अनदर, आखिर ये एक दूसरे से अलग होता क्यों है, ठीक है। अब इसलिए अलग होता है कि हर जगह जो टोपोग्राफी है उसमें अलग टाइप का क्लाइमेट होता है, और प्लांट जो होते हैं अपने उसी क्लाइमेट में अभ्यस्त करने के लिए अपना एक अलग रूप में रहते हैं। जैसे डेजर्ट की बात करें तो वहां वाटर की कमी होती है। हॉट डेजर्ट गर्मियों में बहुत हॉट होता है और सर्दियों में बहुत ठंडा होता है। तो प्लांट्स एंड एलिमेंट इसमें ऐसे होने चाहिए जो कि एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड दोनों को सरवाइव कर सके, है ना। तो इसलिए जो कैक्टस होता है बेसिकली उसमें फ्लेसी स्टेम्स होते हैं जो अपने जरूरत के लिए वाटर को अपने स्टेम में स्टोर कर लेता है, और जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो अपने स्टोर्ड वाटर को ही अपना यूज करके काम चलाता है ना। जैसे कैमल की बात करें, कैमल आपने पढ़ा होगा कि इसको डेजर्ट का शिप या रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज, अगर कोई क्वेश्चन पूछे रेगिस्तान का जहाज किसे कह सकते हैं तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि रेगिस्तान का जहाज बेसिकली आपका ऊंट होता है ना। तो ऊंट में ऐसा क्या होता है, ये देखिए, ये इसके ऊपर ये हम बने हुआ है हम, इसमें क्या होता है ये फैट स्टोर कर लेता है, ठीक है, वाटर स्टोर कर लेता है। अब जब लंबे समय के लिए रेगिस्तान में चलना होता है तो ये स्टोर्ड फैट का हॉट डेजर्ट में भी इस्तेमाल करके महीनों तक चल सकता है ना। ये देखिए कोल्ड डेजर्ट में है ये इस टाइप का ऊंट, और ये हॉट डेजर्ट में है, ठीक है। अब देखिए माउंटेन्स जो है एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स होते हैं, फ्रीक्वेंट स्नोफॉल होता है, तो इसमें सरवाइव करने के लिए कॉनिकल शेप के देवदार ट्री आते हैं जिससे वो इजिली, देखिए ये कॉनिकल शेप है, मान लो इस एरिया में स्नोफॉल हुआ, ठीक है, तो मान ली मैंगो ट्री अगर यहाँ होता सपोज, तो इसके ऊपर चारों तरफ बर्फ गिर जाती और टहनियां इसकी टूट जाती बाहर से, है ना, ये सरवाइव नहीं कर पाता है। लेकिन देवदार के ऊपर जब ऐसे बर्फ गिरेगी तो इसका जो कॉनिकल शेप है इस टाइप का, कॉनिकल शेप से बर्फ साइड साइड से गिर जाएगी और ये सरवाइव कर पाएगा, है ना। द कैमल के पास हॉट डेजर्ट में सर्वाइव के लिए लॉन्ग लेग होते हैं, है ना, वाइड हुप्स होते हैं इसके ऊपर। इसको जब इसके पैरों को देखेंगे तो गद्देदार होते हैं, इसमें कुशन जैसा होता है, इसके ऊंट के पैर अगर देखें कभी आपने देखा होगा इस तरह से थोड़े चौड़े और कुशन वाले होते हैं, तो इससे वो बहुत आसानी से लंबे समय के लिए बालू में चल पाता है ना। इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल इजिली, इसलिए कैमल क्या करता है अपने हम्प्स में फूड स्टोर करते हैं, हमें ऑलरेडी बताया इसको, है ना। हॉट डेजर्ट है, जो हॉट में रहते हैं उनका एक हम्प होता है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट होता है उनमें टू हम्प्स होता है, जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं उसमें टू टू हम्प होते हैं, क्योंकि विंटर्स में फूड अवेलेबल नहीं होगा, वाटर अवेलेबल नहीं होगा, तो उस स्टोर्ड फूड का इस्तेमाल करके ही वो वहां जी पाएंगे। तो ये डेजर्ट के लिए ऊंट बना हुआ है, ठीक है, उसको वही क्लाइमेट ही सरवाइव कर सकता है। किसी और जानवर गाय को वहां ले जाके रख देंगे तो वो महीनों अगर पानी नहीं मिलेगा उसको तो बेचारी प्यास से भूखे मर जाएगी, है ना। तो उसके बाद राजस्थान के कुछ बच्चों ने बताया कि कैमल जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन और डंग करता है, और डंग भी इसका ड्राई होता है ना, दे डू नॉट स्वेट, उनको पसीना नहीं चलता है। तो ऐसा इसलिए बनाया गया है कि पसीना से उसको वाटर लॉस नहीं होगा। जो वो एक्सक्रेट करता है डंग वो भी काफी ड्राई होता है, क्योंकि उसका बॉडी इस तरह से डिजाइन है कि वो पानी को वेस्ट नहीं करे, क्योंकि पानी की कमी है उस एरिया में। माया है टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट ब्यूटीफुल ब्राइट इन रोडेनस इन द सोफा फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी के फॉरेस्ट कुछ बहुत ही कलरफुल अच्छे प्लांट होते हैं, ठीक है। हैवी विंड्स और माउंटेन से सर्वाइव करने के लिए वो बहुत मजबूती से जमीन को पकड़े होते हैं। पेमा जो सिक्किम की है वो बताया कि नियर बाई माउंटेन्स टॉलर होते हैं। इवन प्लांट्स सच में एग्जिट डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट रीजन टू सर्वाइव द कंडीशन। सिंपल एक कहानी है कि जिस टाइप का क्लाइमेट होगा उस टाइप से ही प्लांट वहां एडजस्ट होते हैं, एडेप्ट होते हैं, ताकि उस क्लाइमेट को सरवाइव कर सके, ठीक है। सागर ने बताया कि एक बार वो अंडमान निकोबार गया हुआ था, उसने ह्यूज वेल एंड कलरफुल फिश देखा, उसने बड़ा बड़ा वेल देखा वहां पे, धरती की सबसे बड़ी नोन प्राणी है ये। एंड हिज फादर एक्सप्लेन्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड फिश हेल्प टू स्विम इन वाटर, जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है मछलियों की कुछ इस टाइप से, इससे क्या होता है कि पानी में जब ये
तैरती हैं तो बहुत आसानी से तैर पाती हैं, है ना। We have learned that plants and animals living in particular region have special feature and make them fit to survive there, है ना। तो the special feature that enable plants and animals to survive in a particular region is called adaptation, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें, एक बहुत जबरदस्त चीज है ये एडेप्शन, इसको अनुकूलन भी बोलते हैं हम, ठीक है। अनुकूलन, ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एडेप्शन। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करके रखें और एग्जाम्स में भी ये बराबर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एडेप्शन। इस पूरे चैप्टर में अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। द शेप ऑफ देवदार ट्री एंड हाइट ऑफ rhododendron and adaptations that enable them to survive in the mountain regions, है ना। The place where plants and animals live is called their habitat। अभी मैं कुछ दिवस पहले habitat वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, जिस तरह के एरिया में प्लांट्स रहते हैं उनका हैबिटेट बोलते हैं, यानी उनके हैबिटेट से उसको अलग करेंगे तो उनका जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक साइंटिस्ट का नाम है सलीम अली, ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। जैसे हमने एनिमल्स का और प्लांट्स का देख रहे हैं, वैसे ही इन्होंने बर्ड्स की डाइवर्सिटी के लिए किया है और उन्होंने एक लिस्ट बनाया और डॉक्यूमेंट भी लिखा। उन्होंने पूरा का पूरा नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान, रंगीत हित्तू बर्ड सेंचुरी मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हर जगह जाके उन्होंने 10 किताबें निकाली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और इसलिए उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उनको पद्म विभूषण भी मिला गया था 1976 में। अगर कोई पूछे कि हु इज नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो आप कह सकते हैं सलीम अली। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। What are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitat? Habitat के हिसाब से आप कैसे इनको डिवाइड कर सकते हैं? तो इस तरह से कर सकते हैं, that live on land, कुछ लैंड पे रहते हैं, that live in water, इस तरह से डिवीजन कर सकते हैं, है ना। The plants and animals that live on land and said to live in terrestrial habitat. Some example of terrestrial habitats are forest, desert, grassland and mountains, ठीक है। The plants and animals that live in water are said to aquatic. What are aquatic plants? जो live, वैसे प्लांट या एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक बोलते हैं, है ना। ये पॉन्ड्स में मिलेंगे आपको, लेक्स में, रिवर्स में और ओशंस में आपको मिल जाएंगे। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग, वो वाटर में भी रहता है, आप जमीन पे भी देखें और पानी के अंदर ही देखें, इनको कहते हैं एम्फीबियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पूछेगा एम्फीबियन एनिमल किसको बोलते हैं, तो जो एनिमल लैंड और वाटर दोनों जगह रह पाते हैं उनको हम एम्फीबियन बोलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। अगर किसी भी प्लांट या एनिमल का हैबिटेट हम चेंज कर देंगे तो वो क्या होता है, वो मर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान ली बकरी को आप पानी के अंदर डाल दें तो उसको खाना मिलेगा नहीं, घास कहाँ मिलेगा, वहां मर जाएगी। वैसे फिश को अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो उसका भी जान चला जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। अपने बचपन में ये राइम्स जरूर पढ़ा होगा। अपने बड़े बूढ़ों से आप बात करेंगे तो कई एनिमल हैं ऐसे जो आजकल दिखाई नहीं देते हैं, जैसे एक वल्चर है। जब हम लोग छोटे थे तो वल्चर बहुत ज्यादा दिखाई देता था, गिद्ध बोलते थे उसको। आजकल इसकी संख्या बहुत कम गई और ये अब ज्यादा दिखाई नहीं देता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी जैसे ही लॉस होगी, वहां के हैबिटेट वाले जानवर अपने आप खत्म हो जाएंगे। The population of Bengal tiger, cheetah and great Indian bustard declined due to loss of natural habitat। अभी देखिए इंसान जो है जंगल को काट काट के अपना घर बनाने लगे, तो जंगल में रहने वाले जानवरों का घर क्या हो, छोटा होता गया और उनकी संख्या घटती चली गई। तो इसलिए कई प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं जिसमें सेव टाइगर इनिशिएट हुआ था 1973 में, ठीक है। टू डिक्लाइनिंग बंगाल टाइगर की संख्या बहुत घटती जा रही थी। चीता रेनफॉर्मेंस प्रोजेक्ट हुआ 2022 में, जब मोदी जी अफ्रीका से चीता लेके आए थे। तो जहां भी ये जानवर हैं उनके हैबिटेट को बचाया जा रहा है ताकि ये खत्म ना हो। जैसे राजस्थान एरिया का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये चीता हो गया,
और ये बंगाल टाइगर है। इनके हैबिटेट हमने खत्म किया तो इनकी संख्या अपने आप घटती चली गई। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सेक्रेड ग्रुप्स, ये कुछ सेक्रेड ग्रुप्स ऐसे हैं अनडिस्टर्ब पैचेज ऑफ फॉरेस्ट, जहां अभी तक इंसान ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया है, अपने हिसाब से वो बढ़ते रह रहे हैं। ये करीब करीब ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत कुछ रहता है। These way sacred groups are a community protected treasure or by find out the sacred groups in your region, है ना। ये जंगल ऐसे पाए जाते हैं। We protect biodiversity, ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive। जैसे हमारा जीने का हक है, वैसे ही प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी जीने का हक है ना। तो इस तरह से हम कोशिश करें कि नेचर को, जंगल को खराब ना करें, ताकि वो बड़े आसानी से जी सके। एडेप्शन आपने पढ़ लिया कि प्लांट एंड एनिमल अपने हिसाब से, अपने क्लाइमेट के हिसाब से चीज़ों, अपने शरीर को ढालते हैं, उनको एडेप्शन बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी अपने पढ़ने, कॉटिलिडोन पढ़ा आपने, जड़ जो होता है। श्रब पढ़ा आपने, टैपरूट पढ़ा आपने, हैबिटेट, हर्ब्स, वेनेशन, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी। आप वीडियो अगर ध्यान नहीं है तो वीडियो को रिवाइज करें, आप आराम से समझ लेंगे चीज़ों को। अब समरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको समराइज करना। वी आर सराउंडेड बाई लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इसमें कोई शक नहीं है आपको बच्चों, आप प्लांट्स एंड एनिमल्स की लार्ज वेराइटी से घिरे हुए हैं। इसी प्लांट एंड एनिमल्स का जो डिफरेंस है उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इनका डिफरेंस हम प्लांट्स एंड एनिमल्स का कर सकते हैं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के हिसाब से। प्लांट्स हैव सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन देयर फीचर, रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स के हिसाब से उनका सिमिलरिटी और डिफरेंसेस होते हैं। इनको ग्रुप में जो हम अरेंज करते हैं, अलग अलग ग्रुप में, इस सिस्टम को ग्रुपिंग कहते हैं। प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं हर्ब, श्रब एंड ट्रीज में, हाइट के हिसाब से, स्टेम के हिसाब से एंड ब्रांचिंग पैटर्न के हिसाब से। प्लांट ऑल्सो उनके जड़ के हिसाब से ग्रुप करते हैं, जैसे आपको डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स का जिक्र आया। मोनोकोट जनरली पैरेलल वेनेशन में होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फाइब्रस रूट होते हैं। और डाइकोट्स होते हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है एंड देयर लीफ प्रोसेस टैप्टूट्स। Animals have different types of movement that can be basis of their grouping. Biodiversity of different regions varies because of distinct environment condition। ये बायोडाइवर्सिटी वेरी करती है अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, जैसे आपको समझाया कि पहाड़ों पे कुछ अलग तरह के प्लांट होते हैं, रेगिस्तान में कुछ अलग तरह के प्लांट होते हैं, अलग तरह के एनिमल होते हैं, समुद्र में अलग तरह के प्लांट एनिमल्स होते हैं। The special feature that enable plants and animals to survive in particular region is called adaptation। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव, जहां रहते हैं उनको हैबिटेट कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज हैबिटेट, तो आप लिख सकते हैं द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज देयर हैबिटेट। इसी तरह से इनके हैबिटेट के हिसाब से हम डिफरेंस कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब चूंकि उनका हैबिटेट डैमेज हो रहा है तो ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है, जो आपको समझाया मैंने। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि उनको भी जीने का बराबर ही हक है दोस्तों। चलिए अपने लर्निंग को और इन्हांस करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सीड है यहाँ, ठीक है, ये व्हीट है और ये किडनी प्लांट्स हैं। नेम सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो, ग्रुप देम on their habitat, write the names of aquatic animals mark A and terrestrial animal mark B, enter the name of animals both habitat part C। ठीक है, जैसे यहाँ फ्रॉग लिख देंगे, ये दोनों में रहता है। यहाँ हम फिश लिख सकते हैं, यहाँ गोट लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए माउंटेन गोट, माउंटेन गोट और प्लेन गोट। अब देखिए माउंटेन पे रहती है, यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, इनके चारों तरफ बहुत मोटे मोटे स्किन है, फर लगे हुए हैं, ताकि ये एक्सट्रीम कोल्ड को सरवाइव कर सके। हालांकि प्लेन वाली बकरियों को जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसे हैं, है ना। फ्लोचार्ट प्लांट है, इनके पास लीव है, रेडिकुलेट या वेनेशन है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं।
डाइकोट, टैपरूट, मोनोकोट, फाइबरस रूट आपने पढ़ लिया। ये देखिए वेब्ड फीट है इसका। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, है ना? इसको आप दोबारा देखें अगर नहीं समझ में आया तो। वैसे एक बार में मैंने कोशिश की है कि सारा का सारा चीज आपको समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।